चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। संघ एवं उसका क्षेत्र, ये आज का हमारा विषय जिस पे अपने चर्चा करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान की संदर्भ से देखें तो संविधान का जो भाग 1, ठीक है ना, संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो कोशिश करेंगे उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने चर्चा करें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 के अंदर ये कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। तो इसके अंतर्गत 2 चीज़ें स्पष्ट रूप से अपने को मतलब प्रतिबिंबित होती है। पहली जो बात होती है, ठीक है ना, और दूसरी जो बात होती है वो क्या है, और इस पे प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो इसकी जो पहली महत्वपूर्ण बात है वो ये क्या है कि हमारे देश का नाम क्या है, देश का नाम। तो हमारे देश का नाम इसके अंतर्गत क्या है, भारत, क्योंकि भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। और दूसरा इसके अंतर्गत ये इंगित होता है कि यहाँ शासन प्रणाली कैसी है, शासन प्रणाली कैसी है। तो शासन प्रणाली की अगर बात करें तो यहाँ संघ है, तो इसका मतलब यहाँ कौन सी प्रणाली है, संघात्मक प्रणाली की चर्चा की गई है। तो भारत राज्यों का संघ है, इसमें 2 बातें निहित है। एक तो इस देश का नाम, दूसरी बात कि यहाँ की शासन प्रणाली क्या है, संघात्मक है। इसके बाद अगर अपने चर्चा करें तो इसका मतलब क्या है, तो इसके अंतर्गत जो भारत की अगर विशेषता को देखें तो भारत के अंदर जितने भी स्टेट है, जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य मिलकर एक क्या करते हैं, संघ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, संघ का निर्माण करते हैं। जिस तरह अमेरिका में भी संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन भारतीय संघात्मक व्यवस्था और अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि अमेरिका के अंदर जो राज्य हैं वो अपने संघ से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर कोई भी राज्य संघ से अलग होने की मतलब उनके पास कोई किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। तो भारतीय संघ की ये विशेषता है कि कोई भी राज्य है वो संघ से अलग नहीं हो सकता, चाहकर भी अलग नहीं हो सकता। तो ये थोड़ी सी अपने संघ की जो है अलग विशेषता है। उसके बाद में अगर भारतीय संघ की और विशेषताओं के ऊपर चर्चा करें, ठीक है, तो उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें जिस पे कई बार एग्जामिनर प्रश्न बना लेता है। तो एक विशेषता ये भी है कि जितने भारतीय राज्य हैं, ठीक है, और राज्य जो हैं उनसे मिलकर क्या बन रहा है, संघ बन रहा है। तो जितने भी राज्य हैं उनसे मिलकर संघ बन रहा है। तो ये संघ जो बना है ये कोई समझौते का परिणाम नहीं है। क्या है, समझौते का परिणाम नहीं है। जिस तरह अमेरिका का जो संघ है वो एक समझौते का परिणाम है, जबकि भारतीय जो संघ है वो समझौते का परिणाम नहीं है। यानी कि राज्यों ने कोई किसी प्रकार का समझौता करके कोई संघ का निर्माण नहीं किया है। तो ये भी एक इसकी विशेषता। दूसरी विशेषता मैंने बताई थी कि जो भी राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते, यानी कि जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते, संघ से अलग नहीं हो सकते, यानी कि किसी भी राज्य का अपना अलग अस्तित्व नहीं हो सकता। तो ये भी इसकी एक विशेषता है।
उसके बाद अगर अपने देखें कि जो भारतीय संघ है, ठीक है ना, उस संघ के अंतर्गत जितने राज्य हैं तो वो सारे के सारे राज्य उस संघ की इकाइयों के रूप में कार्य करेंगे। तो यहाँ अगर अपने राज्य की बात करें तो राज्य या संघ की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की जा सकती है, कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो संघ के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है, संघ के अंतर्गत एक तो शामिल किया जाता है राज्य, ठीक है ना, राज्य क्षेत्र, जितने राज्य क्षेत्र है भारत के अंतर्गत वो संघ क्षेत्र के अंतर्गत ही काउंट किए जाते हैं। जैसे वर्तमान में अभी अपने देखें तो अभी 28 राज्य हैं, ठीक है, तो 28 के 28 राज्य संघ के क्षेत्र माने जाएंगे। दूसरी बात इसके अंदर क्या काउंट की जाती है, ठीक है ना, इसके अंदर काउंट की जाती है क्या, संघ क्षेत्र, यानी कि संघ क्षेत्र का मतलब जो क्षेत्र जिसको अपने एक तरह से क्या कहते हैं कि ये मतलब यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दिल्ली है, तो केंद्र शासित प्रदेश जिसको अपने बोलते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश भी किसका हिस्सा है, एक संघ का हिस्सा है। एक पहला ऐसा कौन सा कि सारे के सारे राज्य क्षेत्र वो भी इसके हिस्से माने जाएंगे, और केंद्र शासित प्रदेश है वो भी इसके हिस्से माने जाएंगे। तीसरा इसके अंतर्गत क्या काउंट किया जा सकता है कि ऐसे क्षेत्र जो किसी दूसरे देश से या तो विजिट किए जाते हैं, ठीक है ना, या अधिग्रहित किए जाते हैं। यानी कि अगर भारत के अंदर वर्तमान की स्थिति के अलावा अगर कोई क्षेत्र, ठीक है ना, भारत में सम्मिलित होता है, ठीक है, या फिर किसी क्षेत्र को जीता जाता है, विजित किया जाता है किसी युद्ध के माध्यम से या किसी तरीके से, तो वो क्षेत्र भी भारतीय संघ का हिस्सा माना जाएगा। तो तीन तरह के हिस्से हो गए, एक तो सारे के सारे राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक ऐसे क्षेत्र जो किसी भी समय किसी भी देश से जीते या अधिग्रहित किए जाते हैं, वो भी क्षेत्र क्या है, संघ के क्षेत्र माने जाएंगे। तो ये सारी विशेषता क्या है, हमारे भारतीय संघ की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इसके अंतर्गत कई बार एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है कि भारतीय संघ की विशेषताओं के अंदर निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ की नहीं है। और उसमें ज़्यादातर ऑप्शन में आता है कि राज्य हैं वो संघ से अलग होने की स्वतंत्रता रखते हैं, तो ये विशेषता नहीं है, कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता। जो अमेरिका में जैसा है उसके विपरीत भारतीय संघ की ये विशेषता है। तो ये सारी बातें जो संघ के बारे में, उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, कौन कौन से राज्य होंगे, किस तरह उसके अंदर क्षेत्र सम्मिलित किए जाएंगे, सारी की सारी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत की गई है। तो एक अनुच्छेद से आपसे पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं अनुच्छेद 2 और 3 की। 2 और 3 अनुच्छेद है वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक तो है अनुच्छेद 2 और एक अनुच्छेद है 3। तो देखो दोनों अनुच्छेदों में अंतर क्यों है, या मैंने इनको एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न की लैंग्वेज ही आपको ऐसी मिलेगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि उत्तर 2 आएगा या अनुच्छेद 3 आएगा, यानी कि कौन सी बात किसके संदर्भ में है। तो कहने का मतलब यहाँ संसद, कोई भी राज्य है, ठीक है ना, किसी भी राज्य का निर्माण करना है, ठीक है ना, चाहे राज्य का निर्माण करना है, चाहे राज्य का नाम बदलना है, चाहे राज्य की सीमा परिवर्तन करना है, कोई सा कार्य है, सारे के सारे कार्य की पावर करने की जो पावर है, ये जो कार्य करने की पावर है वो किसके पास है, संसद के पास है। क्या है, संसद के पास है। लेकिन अगर राज्य के निर्माण से संबंधित, उसके नाम से संबंधित, ठीक है ना, उसकी सीमा से संबंधित यदि कोई विधेयक संसद में आता है तो वो विधेयक पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति से आएगा। यानी कि स्वीकृति किसकी चाहिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत आवश्यक है। अगर कोई विधेयक है किसी राज्य की सीमा, नाम, ठीक है ना, या उसके मतलब निर्माण से संबंधित है, तो ऐसे विधेयक को क्या है, राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति लेना बहुत जरूरी होता है। साथ साथ में एक नया प्रावधान भी किया गया था, ठीक है ना, जो प्रावधान आपका लगभग अपने 18वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी। 18वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1966 के अंदर ये व्यवस्था की गई कि यदि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या उसके नाम में परिवर्तन किया जाता है तो उस राज्य की संबंधित विधानसभा जो है, वहाँ का जो विधानमंडल है, उससे स्वीकृति लेना भी आवश्यक है। तो उसकी राय राष्ट्रपति माने
या न माने, या मतलब संसद उसकी राय को माने या न माने, उस पर कोई किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, वो नकार भी सकता है। तो कहने का मतलब अंतिम पावर किसके पास है? केंद्र के पास है। तो कहने का मतलब केंद्र को पावरफुल किया गया कि ताकि वो राज्यों को एक यूनिट के रूप में रख सके। तो यहाँ अपने अनुच्छेद 2 और 3 की चर्चा करें। अनुच्छेद 2 क्या कहता है और अनुच्छेद 3 क्या कहता है, उसके संदर्भ में देखो। अनुच्छेद 2 है वो एक नए राज्य के गठन के बारे में बताता है। क्या बताता है? नए राज्य के गठन के बारे में। ठीक है, अगर कोई नया राज्य का निर्माण हो रहा है, नए राज्य का गठन किया जा रहा है, तो उससे संबंधित अनुच्छेद है वो 2 है। ये सारी पावर किसकी है? संसद की है। बात हम संसद की पावर की बात कर रहे हैं अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत। तो नए राज्य का अगर गठन कर रहे हैं या नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर रहे हैं तो ये अनुच्छेद 2 के तहत आता है। ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करें कि अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? सीमा में परिवर्तन। अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है या नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है ना, या नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत आता है। तो यहाँ से मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ अब की बार पॉलिटिकल साइंस में यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा है कि जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको तोड़कर संघ शासित क्षेत्र के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो इससे संबंध में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 और 3 पे ही संभावना है प्रश्न आने की, इसलिए अच्छे से समझो दो अनुच्छेद 2 को कि संघ में जो संसद है उसके पास क्या है? 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। ठीक है ना। संसद को अनुच्छेद 2 के तहत 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। एक तो कौन सी शक्ति है कि नए राज्यों का वो गठन कर सकती है, नए राज्यों का गठन कर सकती है। और दूसरी बात, वो नए राज्यों का गठन करके भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। दूसरी जो बात है वो नए राज्यों को मतलब है, एक तो क्या है कि नए राज्यों को संघ में सम्मिलित कर सकती है। क्या कर सकती है? संघ में सम्मिलित कर सकती है। इसके मतलब तो ये हुआ, मान लो कोई क्षेत्र है वो किसी दूसरे देश के अधीन है या किसी मतलब तरह से भारत का हिस्सा नहीं है, तो वो अगर मान लो वह जो देश है जिसके अंडर में है वो देश अगर वो उस चीज़ को भारत को सौंपता है तो उसको, उस राज्य को मतलब भारतीय संघ में सम्मिलित करने की जो पावर है वो किसके पास है? संसद के पास है। यानी भी किसी भी क्षेत्र को राज्य के रूप में भारतीय संघ में सम्मिलित करने की पावर किसके पास है? संसद के पास है। दूसरी बात ये कहता है, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात है कि नए राज्यों का गठन है, नए राज्यों का गठन। मान लो कि एक नया राज्य बनाया गया, तो नए राज्य का जो गठन होना है वो गठन करने की जो पावर है वो भी किसके पास है? संसद के पास है। तो दोनों चीजें अलग अलग है। एक तो क्या है, किसी नए क्षेत्र को भारतीय संघ में सम्मिलित करना या नए किसी राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करना। दूसरी बात है कि नए किसी राज्य का गठन करना। दोनों की दोनों पावर क्या है? अपने अनुच्छेद 2 के तहत किसको मिली हुई है? संसद को मिली हुई है। अनुच्छेद 3 है वो इससे डिफरेंस कैसे है, अंतर इनमें क्या है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये बात की है कि कोई राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, किसी राज्य को छोटा बड़ा करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, या किसी क्षेत्र को मतलब एक्सचेंज करना है, एक राज्य से दूसरे राज्य में कन्वर्ट करना है, देना है उसको, या किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अनुच्छेद 3 में दी हुई है। तो ये पावर भी किसके पास है? संसद के पास है। पावर किसके पास है? संसद के पास है। अब मेन बात यह है कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ठीक है ना, इससे संबंधित कोई भी विधेयक अगर सदन में आता है, संसद में आता है, तो ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए। क्या चाहिए? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए। क्योंकि अगर राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर स्वीकृति नहीं देता है तो वो विधेयक आपका है वो मतलब बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के सदन में नहीं आ सकता। तो ये एक विशेष प्रावधान किया गया है संविधान के अंतर्गत, ठीक है ना। और इसके बाद अगर अपने बात करें अनुच्छेद 4 की, अनुच्छेद 4 की, तो अनुच्छेद 4 ये कहता है संविधान का कि जो प्रावधान अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किए गए हैं, ठीक है ना, और जो प्रावधान अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए हैं, 2 के अंतर्गत क्या किए गए हैं? नए राज्यों का गठन, ठीक है ना, नए किसी क्षेत्र को भारतीय संघ में सम्मिलित करना। दो चीजें हैं कि मान लो, उदाहरण दोबारा देख लो आप, मान लो ये अपना भारत है। अब मान लो कि कोई क्षेत्र है,
जो मान लो चीन के अधिकृत में है, ठीक है ना, या मतलब बांग्लादेश के पास है, बांग्लादेश वो क्षेत्र भारत को देता है। अब भारत सरकार क्या करेगी, उस क्षेत्र को राज्य बनाना चाहती है और भारतीय संघ में सम्मिलित करना चाहती है, तो ये पावर किसके पास है, संसद के पास, अनुच्छेद 2 के तहत। दूसरी बात यह है कि भारत के अंदर ही किन्हीं राज्यों को तोड़कर एक नए राज्य का गठन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, नए राज्य का गठन किया जा रहा है, तो ये पावर भी किसके पास है, संसद के पास। तो यानी अनुच्छेद 2 चीज़ों को इंगित करता है, या एक तो किसी नए क्षेत्र को भारतीय संघ में सम्मिलित करना, और दूसरी चीज़ है नए राज्य का गठन करना। और अनुच्छेद 3 है वो एक अपने आप में अलग है कि जिन्हें जो राज्य हैं उनकी या तो सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है ना, या फिर उनका नाम परिवर्तन किया जा रहा है, या किसी क्षेत्र का संतानांतरण किया जा रहा है, यानी कोई क्षेत्र है एक राज्य से लेके दूसरे राज्य को दिया जा रहा है, तो कहने का मतलब सीधी सीधी बात होगी सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है। तो ये सारी स्थितियां हैं वो अनुच्छेद 3 के तहत है। तो ये दोनों जो अनुच्छेद 2 और 3 है, ये जो दोनों की जो पावर है वो किसके पास है, संसद के पास है। लेकिन संसद में जब कोई भी काम होता है या संसद की जो भी पावर होती है वो सीधी सीधी विधेयकों के माध्यम से होती है। तो ऐसा विधेयक जो अनुच्छेद 2 या 3 से संबंधित जैसे ही सदन में प्रस्तुत होता है, यानी कि संसद में रखा जाता है, तो ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही रखा जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जो प्रावधान अनुच्छेद 2 में है, जो प्रावधान अनुच्छेद 3 में है, उनसे संबंधित यदि कोई विधेयक सदन के अंदर प्रस्तुत होता है, ठीक है ना, सदन के अंदर प्रस्तुत होता है, प्रस्तुत होने के बाद उसको स्वीकृति मिलती है, और स्वीकृति मिलने के बाद संविधान में जो संशोधन होता है वो संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब राज्य से संबंधित कोई भी संविधान संशोधन होता है तो वो संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता, क्योंकि भारत के संविधान में संविधान संशोधन की जो पावर है या संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के तहत की गई है। इसका मतलब ये हुआ भी जो अनुच्छेद 2 या 3 से संबंधित जो विधेयक है वो संविधान में संशोधन करेगा तो वो संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत माना नहीं जाएगा। ये बात किसके अंतर्गत की गई है, अनुच्छेद 4 में ये बात की गई है। तो उसके बाद में अब अपने जो भाग फर्स्ट है जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 4 ही थे 1 से लेकर 4 तक, उसकी अपने अच्छे से समझा, दोबारा देख लीजिए अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। पहला अनुच्छेद ये कहता है कि भारत है, ठीक है ना, जो भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ है। इसका मतलब है कि जितने राज्य हैं वो भारत के संघ की इकाई के क्षेत्र माने जाते हैं, और इसके अंतर्गत 3 चीज़ें काउंट की जाती है। एक तो सारे के सारे राज्य हैं, ठीक है, एक सारे केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा कोई क्षेत्र अधिग्रहित किया जाता है वो। तो 3 चीज़ें होती है जो भारतीय संघ की इकाई के क्षेत्र माने जाते हैं, और ये बात है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि भारत के अंतर्गत, ठीक है ना, आप मान लो कि कोई नए राज्य का गठन करते हो, क्या करते हो, नए राज्य का गठन करते हो, और दूसरी बात कि कोई नया क्षेत्र भारतीय संघ में सम्मिलित करते हो, तो ये दोनों की दोनों पावर संसद के पास रहेगी। इस संबंध में अनुच्छेद 2 प्रावधान है, ठीक है ना। अनुच्छेद 3 में प्रावधान है कि यदि कोई राज्य है, ठीक है ना, कोई राज्य है जिसका नाम आपको बदलना है या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है या किसी क्षेत्र का स्थानांतरण करना है, तो उसका सारा का सारा प्रावधान अनुच्छेद 3 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 4 है वो ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो प्रावधान किए गए हैं उससे संबंधित संशोधन है, ठीक है ना, वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो एक तरह का संविधान संशोधन तो माना जाएगा लेकिन 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब सीधी सीधी बात ये हो गई कि ऐसे जो विधेयक होते हैं जो राज्यों की सीमा से, नाम से, ठीक है ना, गठन से जुड़े होते हैं, वो एक तरह के साधारण विधेयक की तरह होंगे, ठीक है ना। संविधान संशोधन विधेयक तो होगा लेकिन 368 के तहत नहीं माना जाएगा। इसका मतलब हो गया उसको साधारण बहुमत से पास करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब उसकी प्रकृति क्या है, साधारण बहुमत, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर जो संविधान संशोधन होते हैं उनमें 3 प्रक्रिया इस्तेमाल होती है। एक तो ऐसे विधेयक जो साधारण बहुमत से पास होते हैं, यानी कि आधे से अधिक
अधिक जो सदस्य हैं वो अगर पक्ष में होते हैं तो विधेयक पास माना जाता है। तो वो होता है साधारण विधेयक। एक होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जितने सदस्य हैं उसके ठीक है ना, जितने सदस्य और उपस्थित लोगों को 2/3 बहुमत से अगर कोई विधेयक पास होता है तो वो विशेष बहुमत के रूप में माना जाता है। तीसरी जो कंडीशन है उसके अंतर्गत है क्या है कि एक तो टोटल सदस्य और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, उसके साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का भी बहुमत उसके अंतर्गत होना चाहिए, यानी आधे से अधिक राज्यों की सहमति होगी तभी संविधान संशोधन हो सकता है। तो वो तीसरे तरह का मतलब एक प्रक्रिया जो 368 के तहत की गई है। तो कहने का मतलब जो राज्यों से जुड़ा हुआ विधेयक है वो आपका 368 के तहत काउंट नहीं किया जाता, 368 के तहत नहीं आता। महत्वपूर्ण बात है, पेपर में पूछी जा सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करिए। अगला जो वीडियो है वो हमारा इसी राजनीति विज्ञान के राज्य क्षेत्रों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। राज्यों का गठन किस तरह किया गया और भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ उससे पहले कौन कौन से आयोग आए और कौन से आयोग की सिफारिशें क्या थी, उन सब पर चर्चा करने वाले हैं। तो धन्यवाद।